नमस्कार विद्यार्थियों, मैं भगवत सिंह पाल। मैं शासकीय लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिरौंज में सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विषय में पदस्थ हूँ। मेरे इंटरेस्ट एरिया राजनीतिक सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हैं। आज हम बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के मुख्य विषय भारत की विदेश नीति के एक टॉपिक जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया वन बेल्ट वन रोड इशू यानी भारत की भू राजनीति भू अर्थशास्त्र वन बेल्ट वन रोड मुद्दे पर बात करेंगे। विद्यार्थियों, इस व्याख्यान में हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे, जैसे भू राजनीति क्या है यानी व्हाट इज़ जियोपॉलिटिक्स। दूसरा, भू अर्थशास्त्र यानी जियो इकोनॉमिक्स क्या है। तीसरा, भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र यानी जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स में क्या संबंध है। चौथा, वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत के भू राजनीतिक और भू आर्थिक हित कौन कौन से हैं। इसके द्वितीय भाग में हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे, जैसे कि वन बेल्ट वन रोड यानी OBOR ये क्या है। दूसरा, वन बेल्ट वन रोड का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, वन बेल्ट वन रोड भारत से संबंधित भारत की चिंताएं कौन कौन सी हैं। चौथा, वन बेल्ट वन रोड के प्रति भारत की प्रतिक्रिया क्या है। इस व्याख्यान के बाद में विद्यार्थी भारत की भू राजनीतिक और भू आर्थिक संबंधित नीतियों का विश्लेषण कर सकेंगे, वन बेल्ट वन रोड परियोजना की व्याख्या कर सकेंगे, वन बेल्ट वन रोड परियोजना से जुड़े चीन की रणनीति की व्याख्या कर सकेंगे। चौथा, वन बेल्ट वन रोड यानी OBOR परियोजना से जुड़े भारत के रणनीति की विश्लेषण कर सकेंगे, वन बेल्ट वन रोड परियोजना से जुड़े वैश्विक और क्षेत्रीय प्रभाव को समझा सकेंगे। अब हम लोग आते हैं हम लोग के मुख्य विषय पे, यानी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, जैसे कि जियोपॉलिटिक्स क्या है, व्हाट इज जियोपॉलिटिक्स या भू राजनीति क्या है। जियोपॉलिटिक्स हम लोगों का दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जियो यानी ज्योग्राफी यानी भूगोल, दूसरा पॉलिटिक्स यानी राजनीति। यानी कि जियोपॉलिटिक्स एक ऐसा अध्ययन है जिसमें भौगोलिक संरचनाओं जैसे सीमाओं, गठबंधन, स्थानिक नेटवर्क, प्राकृतिक संसाधन, इन सभी का राजनीतिक शक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। राजनीति और भूगोल के संबंध के अध्ययन को हम लोग जियोपॉलिटिक्स या भू राजनीति कहते हैं। दूसरी चीज़, भू राजनीति का अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का किस तरह से विश्लेषण किया जाता है, और भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले उपयोग 20वीं शताब्दी में रॉबर्ट किचलिन ने सबसे पहले किया, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इसका प्रचलित मात्रा में उपयोग होने लगा। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले चर्चा की कि जियोपॉलिटिक्स क्या है। जियोपॉलिटिक्स ज्योग्राफी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन दोनों का अध्ययन है कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संचालित होती है, उसका अध्ययन है। जियोपॉलिटिक्स क्या है, तो जियोपॉलिटिक्स एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है या सैद्धांतिक ढांचा है जिसके माध्यम से हम लोग आज की वर्तमान की जटिल दुनिया को, इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को समझने की कोशिश कर सकते हैं। यह बताने की कोशिश करता है कि दुनिया में कोई भी राज्य क्या प्राप्त करना चाहते हैं और वैश्विक राजनीति कैसे घटित हो रही है। भू राजनीति यह भी समझने का प्रयास करता है कि देश, व्यवसाय, आतंकवादी समूह आदि अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दुनिया के विभिन्न भौगोलिक गुणों को कैसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। इन गुणों को ही या इन संरचनाओं को ही हम लोग भौगोलिक इकाइयाँ यानी ज्योग्राफिकल यूनिट्स कहते हैं। तो हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि जियो इकोनॉमिक्स यानी भू अर्थशास्त्र क्या है, व्हाट इज़ जियो इकोनॉमिक्स।
तो जियो इकोनॉमिक्स का अध्ययन अर्थव्यवस्थाओं, संसाधनों और राजनीतिक पहलुओं से संबंधित होता है। जियो इकोनॉमिक्स यह समझने का प्रयास करता है कि कैसे भौगोलिक और आर्थिक ताकतें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक घटनाओं को प्रभावित करती है। जियो इकोनॉमिक्स यह भी विश्लेषण करने की कोशिश करता है कि कैसे राज्य अपने आर्थिक संसाधनों का उपयोग करते हुए वैश्विक शक्ति संघर्षों यानी पावर स्ट्रगल में अपनी शक्ति को, अपनी स्थिति को मजबूत करता है। कैसे वह विभिन्न भौगोलिक स्थिति और संसाधनों की उपलब्धता और अन्य कारकों जैसे राज्य की आर्थिक नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देता है। जियो इकोनॉमिक्स शब्द सर्वप्रथम एडवर्ड लुटविग के द्वारा प्रयोग किया गया और इनका मानना था कि शीत युद्ध के बाद में सैन्य शक्ति से ज़्यादा भू आर्थिक यानी आर्थिक शक्तियों का प्रभाव होने वाला है और वैश्विक राजनीति में सैन्य संसाधनों की तुलना में आर्थिक साधनों जैसे व्यापार, निवेश, प्रतिबंध और आर्थिक दबाव, इन सभी का उपयोग ज़्यादा मायने रखेगा। जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स ज्योग्राफी यानी भूगोल और पॉलिटिक्स यानी राजनीति उन दोनों का संबंध था, उसी तरह से जियो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र का तीनों का संबंध है। यानी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के माध्यम से यानी भूगोल और अर्थशास्त्र के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का प्रयास है। जियो इकोनॉमिक्स से संबंधित एक महत्वपूर्ण लेख वॉर बाय अदर मीन्स। इस पुस्तक के लेखक रॉबर्ट ब्लैकबिल और जेनिफर हैरिस, इन दोनों ने ये बताने की कोशिश की कि भू आर्थिक उपकरण जैसे व्यापार नीति, वित्तीय प्रतिबंध, मौद्रिक नीति, ऊर्जा, सहायता यानी एड, साइबर, ये सभी प्रमुख उपकरण हो सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो जियो इकोनॉमिक्स में महत्वपूर्ण हैं। परंपरागत तौर पर जियो इकोनॉमिक्स के उपकरण के तौर पे हम लोग सहायता यानी एड को शामिल कर सकते हैं और वर्तमान समय में आजकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के युग में हम लोग नए उपकरण के तौर पर साइबर के क्षेत्र को शामिल कर सकते हैं। यानी सहायता और साइबर ये दोनों ही आज के समय पे युद्ध के विकल्प के तौर पे उपयोग हो सकते हैं और हो रहे हैं। और आज के समय पे सैन्य संघर्ष के स्थान पर व्यापार युद्ध यानी ट्रेड वॉर का प्रमुख योगदान है या महत्वपूर्ण योगदान है। जियो इकोनॉमिक्स से संबंधित अजरबैजानी अर्थशास्त्री वुसल गेस्मिली का भी मानना था कि जियो इकोनॉमिक्स केवल ज्योग्राफी मतलब कि भूगोल और आर्थिक नीति का ही अध्ययन नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक तत्वों का आपस में प्रभाव का विश्लेषण है। ये तीनों के बीच का संवाद ही और इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संघर्ष, नीति निर्धारण और वैश्विक आर्थिक गतिशीलता को कैसे प्रभावित करता है, यह जानने की कोशिश करता है जियो इकोनॉमिक्स। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र यानी जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स में क्या संबंध है। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि आज की दुनिया कनेक्टेड वर्ल्ड है या जुड़ी हुई दुनिया है। यहाँ पे एक तत्व दूसरे तत्व को प्रभावित करता है। उसी तरह से भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र यह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक के एवज में दूसरे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र ये दोनों अवधारणाएं अलग अलग प्रतीत होती हैं, परंतु ये दोनों ही अवधारणाएं अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे से संबंधित हैं और बहुत हद तक कई मायनों में ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। बहुत सारी तत्व इन दोनों के एक जैसे हैं। जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में इनका गहरा संबंध है और इस चीज़ को हम लोग विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में देख सकते हैं, जैसे यूक्रेन और रूस के बीच में जारी संघर्ष या इजराइल का हमास और हिजबुल्लाह से संघर्ष,
इन दोनों में ही हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों संघर्ष केवल जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, भू राजनीतिक मुद्दे ही नहीं है, बल्कि इनका प्रभाव ग्लोबल सप्लाई चेन यानी आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ सकता है। दूसरा, ये बाजार की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं, ये निवेशों को जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं और विभिन्न कंपनियों के जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। जियो इकोनॉमिक्स जियो पॉलिटिक्स की तुलना में एक नया सिद्धांत है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह समझने की कोशिश करता है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह जो परंपरागत जियोपॉलिटिकल इमेजिनेशन है, भू राजनीतिक कल्पनाएं हैं, उनसे परे सोचने की कोशिश करता है। वर्तमान में वाणिज्यिक राजनीति, निवेश और नियामक सुरक्षा रक्षण जैसे प्रोटेक्शनिज्म पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के घेरे में रहे हैं, केंद्र में रहे हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने ये चीज़ पिछले कुछ वर्षों में देखी कि चीन और अमेरिका में बहुत लंबे समय तक ट्रेड वॉर रहा, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक राजनीति प्रभावित हुई। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या क्या हैं, और इसको बताने के लिए वर्तमान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक प्रमुख कोटेशन है और उन्होंने कहा कि एशिया की राजनीति का खाका मुख्य रूप से अमेरिका के दृष्टिकोण, चीन की शक्ति, रूस की दृढ़ता, आसियान की सामोच्च, मध्य पूर्व की अस्थिरता और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा कि किसी भी राज्य की विदेश नीति की सफलता उसके द्वारा प्राप्त किए गए राष्ट्रीय हित से निर्धारित होती है। तो हम लोग को ये समझने की कोशिश करना है कि भारत के राष्ट्रीय हित कौन से हैं, जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट कौन से हैं और जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट कौन से हैं। जैसे व्यापार और निवेश या प्रमुख व्यापार मार्ग, जैसे कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, इसी वजह तो हम लोग को ये समझने की कोशिश करना है कि भारत के राष्ट्रीय हित कौन से हैं, जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट कौन से हैं और जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट कौन से हैं। जैसे व्यापार और निवेश या प्रमुख व्यापार मार्ग, जैसे कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, इसी वजह से भारतीय महासागर तक भारत की पहुंच सुनिश्चित हो सके, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के बाज़ार तक भारत की पहुंच आसान हो, और इसीलिए विभिन्न व्यापार मार्गों को विकसित करना जरूरी है। दूसरा, निर्यात और आयात। भारत मध्य पूर्व से ऊर्जा का आयात करता है और आईटी सेवाएं और वस्त्र ये निर्यात करता है। वर्तमान में भारत का जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के तौर पे हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी को ले सकते हैं। भारत हमेशा से ऊर्जा के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर रहा है। भारत में अधिकतम ऊर्जा का आयात होता है जो खाड़ी देशों से गैस और तेल के माध्यम से होता आया है। एक है नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश यानी रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट। नवीकरणीय ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा गलियारों में भारत निवेश कर रहा है। भारत का एक और जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वह है बुनियादी ढांचा का विकास करना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। भारत अंतर्राष्ट्रीय गलियारों के विकास में अपना योगदान दे रहा है, जैसे कि चाबहार बंदरगाह, ईरान में चाबहार बंदरगाह, पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का विकल्प हो सकता है। भारत INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इसके विकास में सहयोग कर रहा है और यह गलियारा या यह कॉरिडोर INSTC मध्य एशिया को यानी सेंट्रल एशिया को यूरोप से जोड़ेगा। और अन्य कनेक्टिविटी परियोजनाओं जैसे कलादान मल्टीमोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट और BBIN यानी बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल जैसी परियोजना को बढ़ावा दे रहा है। भारत के जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को
विभिन्न प्रकार की चुनौतियां मिल रही हैं। जैसे सबसे पहले चीन का आर्थिक प्रभाव। चीन दक्षिण एशिया और अफ्रीका में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है और BRI के माध्यम से इसमें बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है, जिससे कि भारत के विभिन्न हितों को चोट पहुंच सकती है और भारत के निवेश के माध्यम से प्रतिस्पर्धा चीन के साथ में हो रही है। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा भी बढ़ रहा है। दूसरी चुनौती है ऋण कूटनीति की। चीन भारत के पड़ोसी देशों में ऋण जाल कूटनीति यानी डेब्ट डिप्लोमेसी का उपयोग कर रहा है, जिसका भारत को मुकाबला करने की ज़रूरत है। तीसरी चुनौती है क्षेत्रीय व्यापार समझौते, RCEP यानी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, जिसको इंग्लिश में रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप बोला जाता है। RCEP से भारत बाहर आ गया है और द्विपक्षीय व्यापार समझौते को मजबूत करने की ज़रूरत है। भारत की आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए क्या रणनीतियां हो सकती हैं? जैसे सबसे पहली रणनीति हो सकती है कि भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि हो और भारत का आयात के ऊपर निर्भरता कम हो सके। भारत अपने आर्थिक हितों या भू आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए अपने सॉफ्ट पावर का उपयोग कर सकता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, IT, भारतीय संस्कृति के माध्यम से अपने सॉफ्ट पावर को बढ़ा सकता है। भारत के वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान वैश्विक राजनीति में विभिन्न जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट या भू राजनीतिक हित हो सकते हैं, जैसे कि उसके हित हिंद महासागर के क्षेत्र में होना। भारत हिंद महासागर में केंद्र की स्थिति में है। हिंद महासागर में विभिन्न सामरिक स्थान जैसे होर्मुज जलडमरू मध्य, मलक्का जल संधि, सुएज कैनाल या सुएज नहर सहित प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों को नियंत्रित करता है। भारत के सीमावर्ती क्षेत्र, भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इन सभी देशों से भारत सीमा साझा करता है और इन सब से भारत के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट तय होते हैं। भारत के जियो इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट से संबंधित कुछ चुनौतियां और कुछ चिंताएं हैं, जैसे कि चीन का बढ़ता प्रभाव। BRI के माध्यम से चीन दक्षिण एशिया और अफ्रीका में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, जिससे कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को चुनौती मिल रही है, जैसे कि सीमा विवाद, डोकलाम में गतिरोध और LAC पर तनाव। इन सब के माध्यम से भारत के प्रभाव को हानि हो रही है। भारत के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए एक और चुनौती पाकिस्तान है, जिसमें कश्मीर का मुद्दा, सीमा पार आतंकवाद, ये बड़े लंबे समय से भारत के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रभावित कर रहे हैं। पाकिस्तान चीन में ग्वादर बंदरगाह का निर्माण कर रहा है और यह बंदरगाह CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है और यह रणनीतिक महत्व के लिए आवश्यक है और इस पोर्ट के माध्यम से, ग्वादर पोर्ट से भारत के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को नुकसान हो सकता है। भारत का जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट इंडो पैसिफिक में भी है। इंडो पैसिफिक या हिंद प्रशांत क्षेत्र, जिसमें चीन अपना विस्तार कर रहा है और इस विस्तार को भारत क्वाड के माध्यम से, क्वाड यानी 4 देशों का समूह, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये शामिल हैं। इंडो पैसिफिक में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत क्वाड का उपयोग कर सकता है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, भारत की विदेश नीति में एक्ट ईस्ट पॉलिसी का योगदान रहा है, एक महत्वपूर्ण भाग रहा है,
दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंधों को मजबूत करना और इससे चीन के प्रभुत्व को संतुलित किया जा सकता है। भारत के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए भारत विभिन्न राजनीतिक गठबंधन और साझेदारियां कर सकता है, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस और रिलेशन स्थापित कर सकता है। विश्व की सबसे बड़ी शक्तियां जैसे रूस, अमेरिका, जापान, यूरोपीय यूनियन, इन सभी के साथ अपने संबंध मजबूत कर सकता है और अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका के विभिन्न देशों के साथ में मजबूत संबंध स्थापित कर सकता है, साझेदारी स्थापित कर सकता है। भारत के भू राजनीति को प्रभावित करने वाली आंतरिक चुनौतियां जैसे कि पूर्वोत्तर में उग्रवाद, नक्सलवाद, ये सभी भारत के आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं और इसके साथ साथ में नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को भी संतुलित करना होगा, जिससे कि भारत के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट सुरक्षित रह सकें। भारत की भू राजनीतिक और भू आर्थिक रणनीतियाँ, जिनके माध्यम से भारत अपने इन हितों को पूरा कर सकता है, उनको सुरक्षित कर सकता है, जैसे रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए इस महान शक्ति स्पर्धा यानी ग्रेट पावर स्ट्रगल से दूर रह सकता है। दूसरा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यानी रीजनल कनेक्टिविटी। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ में संबंध मजबूत कर सकता है और व्यापार और ऊर्जा मार्गों का विकास कर सकता है। तीसरा है समुद्री सुरक्षा। भारत हिंद महासागर में प्रमुख भूमिका या केंद्रीय स्थिति में है और इसके लिए भारत अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ा सकता है। संतुलनकारी कार्य यानी बैलेंसिंग एक्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विश्व में उभरती हुई शक्तियों में चीन, रूस और अमेरिका हैं और वर्तमान में भारत को अपने इन इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए विभिन्न सहयोगियों के बीच में संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है, जिससे कि उसके आर्थिक वृद्धि और राजनीतिक तौर पे मजबूती बनी रहे। वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में भारत के राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए विदेश नीति एक उपकरण के तौर पे काम करती है। राष्ट्रीय हित राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक, सैन्य आदि तरीके से, आदि माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है। वर्तमान में भारत की विदेश नीति आक्रामक और संतुलन और विश्वास से परिपूर्ण है। इस व्याख्यान के बाद में अब समय है प्रश्नोत्तर का और विद्यार्थियों इन प्रश्नों को पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, भू राजनीति शब्द से क्या तात्पर्य है? मौसम के पैटर्न का अध्ययन, भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच संबंध, किसी देश की सांस्कृतिक परंपराएं, किसी राष्ट्र की आर्थिक नीतियां। तो भू राजनीति शब्द भूगोल यानी ज्योग्राफी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच में संबंध है। दूसरा प्रश्न है, भू राजनीति का एक प्रमुख तत्व निम्न में से कौन सा है? सामाजिक सुधार, भौगोलिक स्थिति, कलात्मक उपलब्धियां और धार्मिक प्रथाएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भौगोलिक स्थिति, यानी जियोपॉलिटिक्स में ज्योग्राफी यानी विभिन्न भौगोलिक स्थितियां और राजनीति, इन दोनों का संबंध का हम लोग अध्ययन करते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक भू राजनीति से सबसे कम संबंधित है? प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या घनत्व, साहित्यिक परंपराएं और रणनीतिक गठबंधन। इस प्रश्न का सही उत्तर है साहित्यिक परंपराएं, क्योंकि भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है, क्योंकि यह ज्योग्राफी का भाग है। जनसंख्या घनत्व से संबंधित है, रणनीतिक गठबंधनों से संबंधित है, क्योंकि रणनीतिक गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भाग है। तो इसका सही उत्तर है साहित्यिक परंपराएं। चौथा क्वेश्चन है या चौथा प्रश्न है, भू अर्थशास्त्र शब्द का मुख्य रूप से क्या अर्थ है? वैश्विक भूगोल का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आर्थिक पहलू, व्यापार पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव,
प्राचीन आर्थिक प्रणालियों का अध्ययन। इसका सही उत्तर है बी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आर्थिक पहलू, क्योंकि जियो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन है। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रों द्वारा प्रभाव डालने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली अर्थशास्त्रीय रणनीति कौन सी है? सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, व्यापार समझौते, आर्थिक निवेश, भाषा कूटनीति, अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन। तो इसका सही उत्तर है बी, व्यापार समझौते और आर्थिक निवेश, क्योंकि जियो इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था या आर्थिक उपकरणों का उपयोग राजनीतिक हित पूरा करने के लिए होता है। इसका सही उत्तर है बी, व्यापार समझौते और आर्थिक निवेश। ये सभी सही उत्तर हैं पिछले प्रश्नों के। जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, वन बेल्ट वन रोड इशू। व्याख्यान के इस दूसरे भाग में हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे वन बेल्ट वन रोड क्या है, वन बेल्ट वन रोड का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वन बेल्ट वन रोड का से संबंधित भारत की चिंताएं कौन कौन सी हैं, और इसी से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वन बेल्ट वन रोड से संबंधित भारत की प्रतिक्रिया क्या है, इन बिंदुओं के बारे में हम लोग इस व्याख्यान के दूसरे भाग में चर्चा करेंगे। वन बेल्ट वन रोड OBOR यह चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसके माध्यम से चीन पूरे विश्व में बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है और इसमें निर्माण पर बहुत सारी निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं। वन बेल्ट वन रोड परियोजना सर्वप्रथम 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा घोषित की गई, जो कि कजाकिस्तान के यात्रा के दौरान में इसकी घोषणा की गई। और यह परियोजना एक रिपोर्ट के ऊपर आधारित थी जिसका नाम था सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रूट। और इस परियोजना के माध्यम से चीन अपनी प्राचीन सिल्क रोड को फिर से बनाना चाहता है, उसके ऊपर काम करना चाहता है, और इसी को न्यू सिल्क रोड, वन बेल्ट वन रोड और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी कहा जाता है। यह OBOR यानी न्यू सिल्क रोड दो भागों में विभाजित है। पहला भाग है भूमिगत सिल्क रोड यानी लैंड सिल्क रोड, दूसरा समुद्री सिल्क रोड यानी कि मैरीटाइम रूट। इस परियोजना के माध्यम से अपने आंतरिक क्षेत्रों यानी कि पश्चिमी क्षेत्रों को अपने पूर्वी क्षेत्रों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और इसके भीतरी क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा अविकसित हैं, और यदि वो इनको यूरोप से जोड़ लेता है तो उसके विकास में वृद्धि हो सकती है। दूसरा भाग जो कि इसका समुद्री क्षेत्र है या समुद्री रूट है। समुद्री घटक के तहत चीन एशिया में और इंडो पैसिफिक में अपने बहुत सारे बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है, जिसमें बंदरगाह, बहुत सारे बंदरगाह और रेलवे प्रोजेक्ट शामिल हैं। ये चीन का न्यू सिल्क रोड या वन बेल्ट वन रोड का मैप है, जिसमें इस इनिशिएटिव या इस परियोजना के माध्यम से चीन अपने इस आंतरिक क्षेत्र को, जिसको जिनजियांग प्रोविंस बोला जाता है, उसको यूरोप से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। यह दो भागों में विभाजित है, जो कि हम लोग देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से। ये जो लैंड रूट है ये चीन के काशगर से यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचता है। दूसरा इसका भाग है मैरीटाइम यानी सामुद्रिक रास्ता, जो चीन को पूरी दुनिया से जोड़ने की कोशिश करता है। यह वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या न्यू सिल्क रोड चीन के विभिन्न उद्योगों के व्यवसायों जैसे निर्माण, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा और दूरसंचार के लिए अवसर प्रदान करता है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से चीन अपने प्रोडक्शन को या चीन अपने व्यवसायों को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता है, जिससे कि उसको नए बाजार उपलब्ध हो सके। BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड को BRI भी बोला जाता है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बुनियादी ढांचा परियोजना यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट। और इसके तहत यानी इस परियोजना के तहत चीन विभिन्न बंदरगाह,
रेलवे, राजमार्ग, पावर स्टेशन और विभिन्न सेवाओं को दूसरे देशों तक पहुंचाता है। और इस BRI के माध्यम से चीन को अनेकों फायदे हो सकते हैं, जैसे कि चीन अपने माल को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता है और इससे उसकी कंपनियों के लिए नए बाजार उत्पन्न हो सकेंगे। BRI द्वारा प्रदान की गई बढ़ी हुई कनेक्टिविटी यानी जुड़ाव से उसके व्यापार को आसान बना सकती है, परिवहन लागत कम हो सकती है और संसाधनों और बाजार तक पहुंच बनाने में सुधार कर सकती है। यानी एक और BRI से चीन को आर्थिक तौर पर फायदा होगा और उसी के साथ में राजनीतिक तौर पर उसका प्रभुत्व बढ़ेगा। वन बेल्ट वन रोड या BRI के अनेक जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हैं और इस परियोजना का प्रभाव और इस परियोजना से संबंधित अनेक देशों में चिंताएं भी हैं। और कुछ आलोचकों ने, कुछ समीक्षाकारों ने इसे आर्थिक साम्राज्यवाद बताया है। और इसी के साथ में दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी आलोचना की और इसकी वजह से चीन और अमेरिका में बहुत तनाव उत्पन्न हुआ। और BRI की वजह से व्यापार संघर्ष, निवेश प्रतिबंध और अनेक संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं जो कि वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकते हैं। आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन, यहाँ हो गया सप्लाई चेन। BRI के तहत बुनियादी ढांचा विकास के अंतर्गत विभिन्न एनर्जी पाइपलाइंस, विभिन्न रोड और बहुत सारे आर्थिक क्षेत्रों में नेटवर्क बनाने की कोशिश है और इसके माध्यम से चीन अपना मौद्रिक प्रभाव को पूरी दुनिया में बढ़ा सकता है। चीन अपनी राष्ट्रीय मुद्रा रिन्बी का उपयोग पूरी दुनिया में बढ़ा सकता है जिससे कि उसका प्रभाव बढ़ेगा। और इसी संबंध में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि यह पहल एशियाई संपर्क में बाधाओं को तोड़ने की कोशिश करेगी। और यह इसलिए कहा गया कि एशिया में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से जुड़े हुए नहीं हैं, जो लैंडलॉक हैं, जैसे कि मध्य एशियाई देश या सेंट्रल एशियन कंट्रीज। और शी जिनपिंग ने इसी कॉन्टेक्स्ट में इस बात को कहा कि यह पहल या यह इनिशिएटिव एशियाई संपर्क में बाधाओं को तोड़ने में मदद करेगी। यदि हम लोग जियोपॉलिटिकल अप्रोच या जियोपॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य से देखें तो बीजिंग का उद्देश्य BRI के माध्यम से अपना नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना है, अपना राजनीतिक प्रभाव अपने पड़ोसियों के ऊपर बढ़ाना है। BRI के अंतर्गत बहुत सारे आर्थिक गलियारे जुड़े हुए हैं या BRI के अंतर्गत अनेकों गलियारों का विकास किया जा रहा है, जिसमें एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कॉरिडोर है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह कॉरिडोर POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से शुरू होकर पाकिस्तान के दूसरे छोर ग्वादर तक जाएगा, जिससे कि चीन के भीतरी इलाकों की पहुंच समुद्र तक हो सकेगी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर BRI का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह 2424 किलोमीटर से भी अधिक लंबा है। इसके ऊपर अनुमान है कि $46 बिलियन से ज़्यादा खर्च आने की उम्मीद है। और यह यानी CPEC पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चीन के काशगर से जोड़ेगा और इसके तहत चीन के भीतरी इलाकों को बंदरगाह से रेलवे और हाईवे के माध्यम से जोड़ा जा सकेगा, जिससे कि गैस और तेल की सप्लाई हो सकेगी। CPEC परियोजना यानी CPEC का उद्देश्य कई औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना है, उनको प्रोत्साहन देना है और इस परियोजना के अंतर्गत $62 बिलियन से अधिक चीन पाकिस्तान को फंड कर चुका है। इस गलियारे का मुख्य उद्देश्य चीन के भीतरी शहर काशगर को अरब सागर से जोड़ना है और इसके माध्यम से बीजिंग अपना तेल और गैस पाइपलाइन और गैस परिवहन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध करा सकता है। और चीन की सबसे बड़ी समस्या या चीन की एक डायलेमा जिसको
मलक्का डायलेमा या मलक्का दुविधा बोला जाता है, उसका भी एक विकल्प बन सकेगा। जैसे चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ ने 2003 में एक चीन के रणनीतिक समस्या के बारे में चर्चा की, जिसे मलक्का डायलेमा बोला गया। इस मैप में हम लोग देख सकते हैं कि चीन का जो अधिकतर तेल का आयात है वो इस मलक्का जलडमरू मध्य या मलक्का स्ट्रेट से होता है, जो कि चीन की आपूर्ति मध्य एशिया तक करता है। और इस मलक्का स्ट्रेट को सिंगापुर कंट्रोल करता है, और सिंगापुर के भारत के बहुत अच्छे संबंध होने की वजह से उसके आर्थिक हित प्रभावित हो सकते हैं। और BRI या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव केवल एक पहल नहीं है बल्कि एक प्रतिक्रिया भी है। यह अमेरिका के पिवट ऑफ एशिया नीति के प्रतिक्रिया के तौर पे देखा जा सकता है, और उसके साथ में जिस तरह से अमेरिका का रुख इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्र में रहा है, उसके प्रतिक्रिया के तौर पे हम BRI को देख सकते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इन सभी का प्रभाव है, और इसकी वजह से भारत की विदेश नीति और आसियान की सुरक्षा का मुद्दा केंद्र में आ गया है। मध्य एशिया और मध्य पूर्व से दीर्घकालिक ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी BRI एक उपकरण के तौर पे चीन के लिए मदद कर सकता है। ये जो क्षेत्र है इसको इंडो पैसिफिक रीजन बोला जाता है या एशिया पैसिफिक रीजन बोला जाता है। इस क्षेत्र में अमेरिका का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और चीन इस क्षेत्र के ऊपर अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और इस इंडो पैसिफिक से संबंधित चीन के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक टर्म की व्याख्या की या एक टर्म दिया जिसको बोला गया फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। इस शब्द के माध्यम से, इस नीति के माध्यम से अमेरिका इस क्षेत्र को चीन से मुक्त करना चाहता है, यानी ये एक ऐसा क्षेत्र बने जो सभी के लिए खुला हुआ हो, जिसके ऊपर चीन का प्रभाव कम हो। और अमेरिका की एक और पॉलिसी जो हम लोगों को पिछले चुनाव में और दिखाई देती है वो है अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी। इस अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के माध्यम से अमेरिका अपने आर्थिक हितों को पूरी दुनिया में फिर से मजबूत करना चाहता है, फिर से स्थापित करना चाहता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए इंडो पैसिफिक से संबंधित एक शब्द, एक संज्ञा दी जिसको फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक कहा गया। इस संज्ञा के तहत डोनाल्ड ट्रंप का मानना था कि इस क्षेत्र को ऐसे विकसित किया जा सके जहां पे संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र विविध संस्कृतियों और अलग अलग आकांक्षाओं के साथ एक साथ समृद्ध हो सकें और स्वतंत्र रूप से या स्वतंत्र और शांति से प्रगति कर सकें। यानी इसमें चीन का कम से कम दबदबा हो या उसका प्रभाव कम से कम हो। अमेरिका अपने जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फिर से स्थापित करने के लिए अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को अपना रहा है, जो कि हम लोग पिछले कुछ वर्षों से देख सकते हैं। और ट्रंप प्रशासन ने, या जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस BRI प्रोजेक्ट की आलोचना की, और ये आलोचना विभिन्न आधारों पे थी। जैसे कि पहला आधार है डेप्थ डिप्लोमेसी। विभिन्न सिद्धांतकार या विभिन्न राजनीतिज्ञों ने ये माना कि चीन दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो दक्षिण एशिया हो, अफ्रीका हो, उसमें ऋण के माध्यम से अपनी डिप्लोमेसी या कूटनीति का उपयोग कर रहा है। 2018 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति माइक पेंस ने श्रीलंका के हम्बनटोटा के बारे में बोला कि इस बंदरगाह का उपयोग चीन अपनी ब्लू वाटर नेवी का उपयोग के लिए सैन्य अड्डे के रूप में कर सकता है। यानी BRI एक तरफ आर्थिक तौर पर दुनिया के दूसरे देशों के लिए नुकसानदायक है, और उसके साथ ही जियोपॉलिटिकल तौर पर भारत को इससे नुकसान हो सकता है।
अमेरिका के साथ साथ भारत में भी बहुत सारी चिंताएं हैं। जैसे यह न्यू सिल्क रोड, भारत इस न्यू सिल्क रोड को लेके आशंकित है। अमेरिका के साथ साथ भारत भी BRI या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेके आशंकित है। इसमें CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत की संप्रभुता के लिए खतरा हो सकता है, और इसके साथ ही यह उस सिद्धांत को बल देता है जिसको भारत हमेशा से रणनीतिक घेराव बोलता है। यानी BRI के माध्यम से चीन भारत को रणनीतिक तौर पर चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। इस मैप के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो POK जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो यह कॉरिडोर इस POK से होके जाता है। यदि भारत इसको मान्यता देता है तो भारत की संप्रभुता को खतरा हो सकता है, और सैद्धांतिक तौर पे हम लोगों की स्थिति POK के मामले में कमज़ोर हो सकती है। और चीन के नौसैनिक अड्डे हिंद महासागर में भी बनते जा रहे हैं, और उसमें से ओमान में भी, यानी ओमान के दुकुम में चीन ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसी तरह से अफ्रीका में जिबूती में नौसैनिक अड्डा चीन ने स्थापित किया है। श्रीलंका और बांग्लादेश, श्रीलंका और बंगाल की खाड़ी में अपनी नौसैनिक उपस्थिति दर्ज कराई है, जिससे कि भारत का प्रभाव कमज़ोर हो सकता है। अपने दक्षिण एशिया में भारत का प्रभाव कमज़ोर हो सकता है। हिंद महासागर के विभिन्न क्षेत्रों में चीन ने बंदरगाह का निर्माण किया है और उन पर नियंत्रण करने की कोशिश की है। वन बेल्ट वन रोड से संबंधित भारत की विभिन्न चिंताओं को का सामना करने के लिए भारत विभिन्न नीतियों का समर्थन कर सकता है, विभिन्न नीतियों का पालन कर सकता है। जैसे ये क्वाड है, क्वाड के अंतर्गत ये 4 देश आते हैं, या इस समूह के अंतर्गत ये 4 देश या 4 राज्य शामिल हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। वन बेल्ट वन रोड से संबंधित भारत के पास अनेक विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे कि अपना सॉफ्ट पावर का उपयोग करना, एशिया में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन को बढ़ावा देना, विज्ञान प्रौद्योगिकी या रिसर्च इनोवेशन, इन सभी के ऊपर ध्यान देना। यदि भारत चीन के प्रभाव को कम करना चाहता है तो इन सभी मामलों में उसको आत्मनिर्भर होना होगा, उसको बढ़ावा देना होगा। क्या आप बता पाएंगे कि वन बेल्ट वन रोड परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? A. वैश्विक शांति स्थापित करना, B. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन से निपटना, या D. सैन्य गठबंधन बनाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है B. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बुनियादी ढांचे का विकास करना या बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, क्योंकि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या BRI के माध्यम से चीन एशिया में और यूरोप में बुनियादी ढांचे का विकास करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा प्रश्न है OBOR या वन बेल्ट वन रोड परियोजना पहल के अंतर्गत कौन सा मार्ग शामिल है? A. उत्तरी ध्रुव मार्ग, B. दक्षिणी ध्रुव मार्ग, C. सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी मैरीटाइम सिल्क रोड, या D. ट्रांस पैसिफिक मार्ग। तो इसका सही उत्तर है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी मैरीटाइम सिल्क रोड। यानी OBOR के अंतर्गत चीन अपने पुराने सिल्क रोड को पुनर्स्थापित करना चाहता है। तीसरा क्वेश्चन है CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की मुख्य विशेषता क्या है? A. अरब सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, B. यह पाकिस्तान के माध्यम से चीन को हिंद महासागर से जोड़ने वाला एक भूमि मार्ग है, C. यह एक समुद्री मार्ग है जो चीन को अफ्रीका से जोड़ता है, या D. यह चीन को मध्य एशिया से जोड़ने वाला एक हवाई मार्ग है। इसका सही उत्तर है B, यानी CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन को हिंद महासागर से जोड़ने वाली कोशिश है या उससे जुड़ा हुआ एक भूमि मार्ग है। चौथा प्रश्न है CPEC इसका फुल फॉर्म या इसका पूरा नाम क्या है? A. चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, B. केंद्रीय पाकिस्तान ऊर्जा गलियारा, C. चीन पाकिस्तान शैक्षणिक सहयोग,
या डी केंद्रीय पाकिस्तान आर्थिक सहयोग? इसका सही उत्तर है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, OBOR। इसका फुल फॉर्म या इसका पूरा नाम क्या है? वन बेल्ट वन रोड, महासागर बेल्ट ऑफ रीजन्स, ओवरसीज ब्रिज ऑफ रोड्स, ओनली बॉर्डर ऑफ रोड्स। तो इसका सही उत्तर है वन बेल्ट वन रोड यानी OBOR। ये सभी प्रश्नों के सही उत्तर हैं। तो इस व्याख्यान के अंत में आप अपने प्रैक्टिस के लिए इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना पहल की व्याख्या करते हुए इससे संबंधित भारत के पक्ष को स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के बाद में यदि आपको कुछ जिज्ञासा होती है, कुछ आगे जानने की इच्छा होती है, तो इन पुस्तकों और इन लिंक के माध्यम से आप और अधिक जान सकते हैं। धन्यवाद।